बोर्ड एग्जाम 2025 का जो पेपर है उसको मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि ये पेपर आपको 3 मार्च वाले दिन पेपर में दिखाई दे जाएगा। और अभी जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं ध्यान से देखना, इनको याद करके चले या ना चुपके से, क्योंकि आपको बता दें बोर्ड से चुरा के लेकर आए हैं, पेपर में आने की संभावना पूरी पूरी है। आपको बता दें पेपर में सॉल्व कैसे करने हैं क्वेश्चंस भी बताऊंगा, क्वेश्चंस कौन कौन से इंपोर्टेंट है जिनके आने की संभावना ज्यादा है वो भी बताऊंगा, और पेपर में ऐसा ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इसलिए ध्यानपूर्वक देखना, सुनना, समझना और चुपके से याद कर लेना। आइए सबसे पहले आपके सामने बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिखाई देंगे, तो पहले डाल देना कि भैया बहुविकल्पी प्रश्न, उसके बाद में पूरी पूरी थ्योरी उतारने की जरूरत नहीं है। ब्लैक पेन से आप अगर उतारो तो खंड का मजे का है, तो निम्न में से कौन नर सहायक ग्रंथि नहीं है, बस इतना लिख देना। चार ऑप्शन उतारने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो आंसर है उसका ए बी सी डी में से या का खा गा में से वो आप लोग आराम से उतार देना। बात समझ में आई? तो इसलिए आपको टाइम की भी बचत करनी होगी। नर सहायक ग्रंथि नहीं है तो नर में नहीं होगी, इसका मतलब मादा में होगी। शुक्राशय पुरुष में होते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि पुरुष में होती है, बल्बोयूत्र ग्रंथि पुरुष में होती है, लेकिन तुम्बिका को बोलते हैं एम्पुला, एम्पुला मादा में होती है न कि नर में। एक बात और नोटिस करो, देखिए सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां पर देखेंगे, यहां पर देखो ये तुम्बिका दिखाई दे रही है, यहां पर देखेंगे चारों ऑप्शन में से कहीं पर भी इंग्लिश का आंसर नहीं है था, लेकिन तुम्बिका में एम्पुला यहां पर लिखा है, देखो यहां पर लिखा हुआ है, और चारों ऑप्शन में से किसी में नहीं लिखा है। इसका मतलब ये हिंट दे रखी है कि भैया इसका आंसर यही है। और अगर आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे हिंट देखने को मिल जाए तो तुम समझ जाना कि आपका आंसर भी वही होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका है। दूसरा, संतान को पिता से कितने जीन्स मिलते हैं? 50% माता, 50% पिता और 100% से सुमय बच्चे में जीन्स पहुंच जाते हैं, तो आंसर कितना आएगा? 50%। आगे, डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं, तो हड्डी तोड़ बुखार किससे होगा? पहला है इसमें दे रखा है क्यूलेक्स मच्छर, तो क्यूलेक्स मच्छर जो होता है उससे होता है हाथी पांव, फाइलेरिया, ठीक है, वो फैलेगा। एनाफिलिस मच्छर से मलेरिया होगा। फिर इनमें से कोई नहीं दे रखा, तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम में पेपर के अंदर इनमें से कोई नहीं दिखाई दे जाता है तो गलती से भी कभी भी ये आंसर मत लगाना, क्योंकि आपका 3 ऑप्शन में से कोई ना कोई आंसर जरूर होगा। दे रखा ऑप्शन बी एडिस मच्छर, 100% एडिज इजिप्टाइन मच्छर जो होता है उससे डेंगू होगा। तो इससे क्या सीखने को मिला कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट में इनमें से कोई नहीं दिखाई देता है तो वो वाला आंसर कभी भी नहीं लगाना। अगला है अनुवांशिक रूपांतरित पौधा है, तो आपको पता है अनुवांशिक रूपांतरित पौधा बीटी कपास, हाँ है, बीटी मक्का, हाँ है, गोल्डन राइस, हाँ है, आंसर है ये सभी, आंसर ये सभी आएगा। आपको बता दें अगर आपको किसी भी प्रश्न के अंदर ये सभी आंसर दिखाई देता है तो आपके आंसर होने की संभावना ये सभी वाली जो होती है वो 95% ज्यादा होती है। तो इसलिए ये सभी अगर प्रश्न दिखाई दे रहा है तो उसे आप टिक मार सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आंख बंद करके नहीं मानना। कभी कभी 5% ऐसे चांस भी है कि अलग आंसर भी आ जाता है, लेकिन अगर तुक्का मारना हो तो तुक्का आप मार सकते हैं। ये सभी ए बी दोनों, ये सभी या सॉरी ऑल ऑफ दिस ये मार सकते हैं, बड़े कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 4 आपके पास जो ऑब्जेक्टिव है विद इन आपको बता दें 4 मिनट से अंदर ही इनको सॉल्व कर लेना, ज्यादा समय मत लगाना, लिखना साफ साफ सुंदर सुंदर खंड बना डालकर लिखना, ठीक है। अब दे रखा है अति लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है, 1-1 नंबर के प्रश्न है। भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण कैसे होता है? इसमें उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो भ्रूणपोष त्रिसंलयन के बाद बनता है और ये त्रिगुणित होता है। मात्र एक लाइन में इसका आंसर खत्म होना चाहिए। आईयूडी का पूरा नाम इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, बार बार रिपीट हो रहा है, इसे आप याद करके जाना। इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, स्पेलिंग मिस्टेक आप लोगों की नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। मानव में पाए जाने वाले किन्हीं 2 अवशेषीय अंगों के नाम, एक तो हमारी अक्लदाढ़ होती है, दूसरा कर्ण पल्लव की पेशियां होती हैं। 2 पूछे, 2 बता दी, बात खत्म। आप कर्ण पल्लव की पेशियां, अक्लदाढ़ लिखने में कितना समय लगेगा? बता रहा हूं, मात्र 10 सेकंड में आप दोनों आंसर लिख सकते हो, दोनों शब्द लिख सकते हो, बस 10 सेकंड में आपका 1 नंबर मिल गया, क्या बुरी बात है। अगला है क्लोनिंग से क्या तात्पर्य है? क्लोनिंग में डीएनए की मात्रा को क्या किया जाता है? क्लोन किया जाता है, ठीक है। अगला है जैव विविधता की क्षति के 2 मुख्य कारण बताइए कि जीवों को नुकसान हो रहा है, कैसे नुकसान होता है, तो बता दो।
सह विलुप्तता के कारण, अति दोहन के कारण, है ना, आवासीय क्षति तथा विखंडन के कारण, बाहरी जातियों के आक्रमण के कारण, प्रदूषण होने के कारण, बता सकते हैं आप लोग, ठीक है, झूम कृषि के कारण। दो पूछे, दो बता दो। तो एक एक नंबर के प्रश्न जो है आप अपने माइंड में सेट करके रखिए कि हम एक से लेकर 2 लाइन के अंदर खत्म कर देंगे, और जहां भी एग्जाम्पल की जरूरत होगी एग्जाम्पल जरूर लिखेंगे। साफ साफ लिखना, सुंदर सुंदर लिखना, खंड बनाकर लिखना। पहले आपको क्रम वाइज तरीके से ही करना है। जब आपके प्रॉपर क्रम वाइज तरीके से हो जाते हैं, या मान लो कोई नहीं आता तो उसे लास्ट में कर देना, लेकिन उसकी नंबरिंग जरूर करना, ठीक है। आगे लघु उत्तरीय प्रश्न, ये आपके 2-2 नंबर के आएंगे, ठीक है। एक पुष्प में निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए कि अगर मान लो कोई पुष्प है, पुष्प में निषेचन हो गया, निषेचन के बाद अंडाशय से फल बन जाता है, बीजांड से बीज बन जाता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका, उसके साथ में अन्य जो चीजें होती है पुष्प की, वो सब मुरझाकर गिर जाती है, बात खत्म। समजात व समरूप अंगों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। जहां जहां बोला गया उदाहरण सहित व्याख्या, तो भैया उदाहरण जरूर लिख कर आना है। ऐसे अंग जिनकी मूल उत्पत्ति व संरचना तो समान होती है लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं, उन्हें बोलेंगे समजात अंग, और इस गुण को समजाता कहा जाता है। जैसे हमारा हाथ और हमारी प्रियांशी का हाथ, प्रियांशी मतलब हमारा कुत्ते का हाथ, तो हम दोनों का हाथ जो है अंदर से तो समान होगा, लेकिन हमारा हाथ किसी चीज को पकड़ने का काम करेगा, जबकि उसका हाथ दौड़ने का काम करेगा। तो कार्य दोनों के अलग अलग है, लेकिन आंतरिक संरचना समान है, ठीक है। समरूप अंग क्या है? ऐसे अंग जिनकी मूल उत्पत्ति व रचना तो अलग अलग होती है लेकिन कार्य समान होते हैं, उनको बोलेंगे समरूप अंग। जैसे मच्छर भी उड़ता है, चिड़िया भी उड़ती है, तो चिड़िया के पंख, मच्छर के पंख, दोनों के उड़ने का कार्य तो समान है, लेकिन दोनों के पंखों की जो स्ट्रक्चर होगी वो अलग अलग है। जैसे बिच्छू भी डंक मारता है, मधुमक्खी भी डंक मारती है, तो दोनों का डंक मारने का काम तो समान होता है, लेकिन दोनों के डंक जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। आप बात समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टाइफाइड का कारक, कारक का मतलब होता है जिससे टाइफाइड होता है, कारक का मतलब उससे होगा, तो कारक होगा साल्मोनेला टाइफी जीवाणु, ये बैक्टीरिया से होता है। फिर लक्षण, तो भैया छाती पर दाने से निकल आते हैं, इसीलिए इसको मोती जला बोल देते हैं। हल्का हल्का बुखार इसमें रहता है, इसलिए इसको मियादी बुखार वगैरह भी बोल देते हैं। पेट में कब्ज हो जाती है, पेट में आंतें जो होती हैं वो खराब हो जाती हैं, ठीक है। भूख कम लगती है। रोकथाम, स्वच्छ जल पीना चाहिए, स्वच्छ भोजन का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कोई छोटे रखने चाहिए, कोई भी चीज खाने से पहले स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता लिखिए। चिकित्सा के क्षेत्र मतलब मेडिकल के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल है, तो ये विभिन्न प्रकार के रोगों को दूर कर सकता है, विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लक्षण को पता लगा सकता है, विभिन्न प्रकार के इससे हमने रेबीज का टीका, या फिर हम बोले एंटी रेबीज वाला टीका, हेपेटाइटिस बी का टीका हमने मतलब बना लिया है। आगे खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल में अंतर। खाद्य श्रृंखला, जैसे घास को बकरी खाती है, बकरी को भेड़िया खाता है, भेड़िया को शेर खाता है, तो एक भी जगह से दूसरी जगह पर ये क्या हो रही है, भोजन के माध्यम से एनर्जी ट्रांसफर की जा रही है, तो उसे हम बोलेंगे खाद्य श्रृंखला। और खाद्य श्रृंखला में एनर्जी ट्रांसफर जो होती है वो सिर्फ 10% होती है, जो लिंडेमान एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 10% का नियम दिया था। खाद्य श्रृंखला, आवर्त बीजी पौधे में परागकण के अंकुरण की प्रक्रिया को उपयुक्त चित्र द्वारा समझाइए। ये तो मैंने कल ही क्लास में मतलब कि पढ़ाया था ये वाला। तो आवर्त चक्र पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, इसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोल देते हैं, इसको डिटेल में बता देना। गर्भ निरोधक किसे कहते हैं? स्त्रियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले 2 गर्भ निरोधक पर टिप्पणी करना है, ये बताना है। बैकक्रॉस, बैकक्रॉस को संकर पूर्वज संकरण बोलते हैं। टेस्ट क्रॉस को परीक्षण संकरण बोलते हैं। आपको हर बार वो भाषा में फंसाने की कोशिश करेगा, आपको भाषा में नहीं फंसना। बैक क्रॉस इंग्लिश का शब्द है, हिंदी में लिख के दिया है, टेस्ट क्रॉस इंग्लिश का शब्द है, हिंदी में लिख के दिया है, ठीक है। डीएनए आरएनए में अंतर बड़े आराम से बता दोगे। मिलर के प्रयोग का सचित्र वर्णन बड़े आराम से कर दोगे। चित्र तो भाई इंपोर्टेंट है, पढ़ के जाना, प्रैक्टिस करके जाना। कैंसर पर टिप्पणी करनी है। रासायनिक उर्वरक जैव उर्वरक पर अंतर करना है। प्लाज्मिड वेक्टर पर बताना है। बायोपायरेसी के बारे में बताना है। सहोपकारिता अथवा परस्परता पर टिप्पणी करो। अथवा का मतलब दोनों में से एक। परस्परता, इसमें 2 जीव होते हैं, दोनों जीव एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, वही परस्परता है। तप्त स्थल को बोलते हैं हॉटस्पॉट। बोर्ड एग्जाम में लास्ट वाले चैप्टर का फेवरेट क्वेश्चन है, हॉटस्पॉट बार बार रिपीट हो रहा है, याद करके जाना। हॉटस्पॉट रेड डाटा बुक वगैरह है, ठीक है। जीव जातियों की क्षति कैसे हो रही है, विलुप्त प्राणी, है ना, ये सब।
अगला है 5-5 नंबर के ब्लड ग्रुप की वंशागति या जेनेटिक कोड, अनुवांशिक कोड क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं। जेनेटिक कोड तो भैया लिख लो साइड में, मोस्ट इंपोर्टेंट, पेपर में छपेगा, मैंने पढ़ाया भी है, क्लास में देख लेना। अगला है बायोगैस संयंत्र की संरचना का सचित्र वर्णन, क्लास में पढ़ा चुका हूं, बायोगैस के चित्र बनाओ, बायोगैस के बारे में जानकारी दो, बात खत्म। अगला है एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के जीवधारी के क्रम को दर्शाओ, या भारत में वन्य जीवों का एक लेख बताओ, मतलब भारत के अंदर वन्य जीव जो होते हैं उनके बारे में आपको डिटेल में बातें बतानी है। तो आपको बताना है ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, तो इसलिए आप किसी भी प्रश्न को मिस करके ना जाएं, हर प्रश्न पर ध्यान दें, हर प्रश्न के बारे में आप लोगों को जानकारी होना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप लोगों को क्या होगा, प्रॉफिट होने वाला है। आप सोचो कि आप मेहनत ना करें, आप सोचो कि हम पढ़ाए ना, आप सोचे कि हम मौज मस्ती करते रहे, और आप सोचो कि आपके नंबर बढ़िया जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। बाद में कहावत होता है कि अब पछतावत होत का जब चिड़िया चुग जाए खेत, ऐसी शायद कोई कहावत कही जाती है। तो बाद में पछताने से बढ़िया है कि काश हम पहले पढ़ लेते, काश क्वेश्चन याद कर लेते, काश सर ने जो बताया था वो वाली बात मान लेते। तो काश बाद में करने से बढ़िया है कि अभी जो बातें बताई जा रही हैं उन्हीं बातों को फॉलो करा जाए, उन्हीं बातों को ध्यान से समझा जाए। क्योंकि आपको बता दो, आप बोर्ड एग्जाम अभी दे रहे हो, मुझे 8 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं आते, कैसे पढ़ना चाहिए। आपसे ज्यादा बेस्ट स्ट्रेटजी मैं बता सकता हूं, तो मेरी बात को आप फॉलो करो, मेरी बात को मानो, जिससे कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो अच्छे तरीके से हो सके। फिर भी आपको कोई भी समस्या आती है तो मैं आपकी समस्या का समाधान करने के लिए बिल्कुल तत्पर तैयार हूं। आप कमेंट करना कि हमारी ये समस्या है, उस समस्या का प्रॉपर समाधान आप लोगों के लिए जरूर किया जाएगा। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर भी कर दो, ठीक है।